12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। सर डिप्स लगाइए। गुड मॉर्निंग गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। मजे में? चलो ठीक है। सूरज गुड मॉर्निंग। सर एकदम झक्कास, आप बताओ बढ़िया? सर ताजगी बना दो महफिल में, क्या बात है? चलो भाई, चाय हुआ क्या? अभी कुछ नहीं हुआ। कल हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, ठीक है? तो मैं आपको ये बता चुका था कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ और किस किसने इसके बारे में बताया, ठीक है? तो डोबर्नियर को हम पढ़ चुके थे, न्यूलैंड को हम पढ़ चुके थे, मैंडलीव को पढ़ चुके थे और उसके बाद हेनरी मॉजले को हम पढ़ चुके थे, ठीक है? तो लास्ट में हेनरी मॉजले ने ही बताया कि भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेसिस है? एटॉमिक मास के ऊपर नहीं है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो ऐसा जब उन्होंने बताया तो इससे उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई, है ना? तो बहुत सारे जो पीछे डाउट थे डोबर्नियर के साथ, ऑक्टेव के साथ, है ना, और मेंडलीव के साथ, तो उन सबको खत्म कर दिया हेनरी मॉजले ने, ठीक है? चलो, कल एक चीज भाई मैं आपको बताया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं। चलिए, क्या बताया था मैं आपको? ग्रुप कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना? और पीरियड्स कितने होते हैं? ये 7 ही होते हैं। ये मैं आपको 6 बताया था कल सर, है ना? 6 बताया था, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बस 6 बना के दे रखे हैं, और जो लिखा हुआ है वो 7 लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में 6 ग्रुप बना रखे हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, और जो लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में तो खैर लिखे ही नहीं हुए हैं, है ना, 10th की में, और जो बाकी बुक्स में है वो 7 है, ठीक है? तो 8 और 7 इसको कर लेंगे, ठीक है? ये छोटी सी चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमने एलिमेंट के बारे में देखा, ठीक है? और पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हमारे क्या हो गए? 18 ग्रुप इन्होंने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप इन्होंने दिए। एंड उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या दिए इन्होंने? पीरियड्स दिए। सही क्या है? 8 7 8 7, और इसमें कितने हैं? 18 7। 18 ग्रुप है और 7 क्या है? पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल को जब हम पढ़ते हैं तो मेटल को क्या किया गया? एलिमेंट को इस तरीके से बांट दिया गया, बोला कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दे दी है मेटल को, और राइट हैंड साइड है ये दे दी नॉन मेटल को, और बीच में एक ऐसा पॉइंट बना दिया, बीच में एक ऐसा पॉइंट बना दिया, ये किसको दे दी? ये दे दी मेटलॉइड्स को। मेटलॉइड्स ना तो ये मेटल होते हैं और ना ही ये नॉन मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स किसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं? मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं।
नॉन मेटल और मेटल, मेटल नॉन मेटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं, इफ आई एम टॉकिंग द मेटलॉइड्स, चलिए भाई, तो कितने मेटलॉइड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में बताओगे? 4, 5, 6 या 7? हाँ जी, कितने मेटलॉइड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 4। तो टोटल नंबर ऑफ जो मेटलॉइड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाँ जी, कितने होंगे? 4, 5, 6, 7? कुछ तो बताओ। 5 शायद। चलो देखो, जिनकी संख्या कम है तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 7 मेटलॉइड्स होते हैं। मेरी तरफ से 7 ले लो, 7 ही आंसर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बोरोन, पता होना चाहिए इनके बारे में क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। बोरोन के बाद होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सिलिकॉन के बाद होता है जर्मेनियम, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। जर्मेनियम के बाद होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक, और आर्सेनिक का होता है 33। ठीक है भाई, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। 5वें नंबर पे होता है आपका एंटीमनी, ठीक है। और उसके बाद होता है टेलुरियम, और टेलुरियम के बाद होता है पोलोनियम, ठीक है। एंटीमनी का कितना होता है? 51, और इसका कितना होता है? 52, और इसका कितना होता है? 84। ठीक है भाई। सर ये क्वेश्चन कभी सोचा नहीं था सर, तो ऐसा क्वेश्चन क्या है आपको आ सकता है। क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड्स, है ना। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे दिया सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, टंगस्टन, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए बी सी एंड डी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या यूज होते हैं? सेमीकंडक्टर में, हाँ बिल्कुल, मेटलॉइड्स यूज होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये क्या है? मेटलॉइड्स है ना। लेकिन टंगस्टन क्या है? ये एक मेटल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जो चीजें लिमिटेड होती है, फिक्स होती है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलॉइड्स होते हैं, और ये कैसे जिगजैग लाइन में क्या है? पीरियोडिक टेबल में बने हुए, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और 7 यूज होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन। तो सेमीकंडक्टर में क्या यूज होते हैं? टेबल में बने हुए, और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। एंड जिगजैग लाइन के राइट में आपके क्या हो जाते हैं? नॉन मेटल हो जाते हैं, और लेफ्ट में क्या हो जाते हैं? आपके मेटल हो जाते हैं, ठीक है भाई। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, थोड़ा सा इसको यहां से समझ लीजिए, ठीक है। और ऐसे ये पीरियोडिक टेबल है। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और ये क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। मेटल हो या नॉन मेटल हो,
जब वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और नॉन मेटल जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो, ये क्या है, बेसिक है ना। आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, बेसिक। तो ये क्या है, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड में आपका क्लोरीन ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या है, ये आपके नॉन मेटल होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीरियोडिक सर ये बेस और एसिड नेचर क्लियर कर देना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो क्या होता है, एक्चुअल में इसका यूज कहाँ होता है, कि जो मेटल है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बना और नॉन मेटल से नॉन मेटल ऑक्साइड बना। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो मेटल क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सी गैस रिलीज करता है, और वो भी कैसे, ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ, पॉप अप साउंड के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मेटल मैंने ले लिया, सोडियम ले लिया, अब सोडियम को एसएल के साथ क्या कराओगे आप, रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो NaCl बन जाएगा और H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2, H2 गैस यहाँ पे क्या है, निकल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेटल जनरली ये बेसिक हो गए, या मेटल के ऑक्साइड के बारे में भी मैं बात करूं तो ये भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के ही होते हैं, ठीक है। चलो, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने डोबरनियर को पढ़ा और न्यूलैंड को पढ़ा, एंड उसके बाद हमने किसको पढ़ा, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को पढ़ा, ठीक है। इसमें मेंडलीव ने बताया कि भाई कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन मेंडलीव ने भी क्या दिया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे ही दिया था। लिमिटेशंस क्या थे, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे, ठीक है। दूसरा, एटॉमिक मास जो था वो एक रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहा था, कहीं पे क्या हो रहा था, बढ़ने की जगह घट रहा था, ठीक है। इनर्ट गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई भी जगह नहीं थी, उनको क्या है, डिस्कवर नहीं किया गया। उसके बाद आए हेनरी मॉजले, एंड यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया, हेनरी मॉजले ने दिया, और इन्होंने किसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया। The physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number। और इन्होंने बोला कि भाई किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के जो पीरियोडिक एटॉमिक नंबर होता है वही उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। प्रणाम भाई, विशाल प्रणाम। तो कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी एज वेल, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और फाइनली इन्होंने 18 ग्रुप दिए और 7 पीरियड्स इन्होंने क्या है, दिए। Element having similar outer electronic configuration arranged in same column, same group possess similar chemical properties। और इन्होंने क्या बोला कि जिनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ग्रुप में आते हैं और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। जैसे लिथियम की बात करूं मैं, सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं,
तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, चलो एक बार मुझे यहां तक बताओ, कोई डाउट हो तो। ठीक है सर, इट ऑल वाज इन 9th क्लास। ये 9th में नहीं था, 10th क्लास में था। ठीक है, हाँ 9 10th। ओके, अब हम पढ़ते हैं यहां से आगे कंसेप्चुअल चीजों, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। ठीक है सर, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है ना, मोर रिएक्टिव नॉन, नहीं नहीं, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे होता है। ठीक है, नॉन मेटल जरूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल रिएक्टिव होंगे या सारे मेटल रिएक्टिव होंगे, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, चलो सर 10th में तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कार्बन वाला चैप्टर था ना भाई, 10th में पीरियोडिक टेबल भी था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जो वैलेंसी है वो मतलब लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेके 8 तक क्या होता है, बढ़ता है। तो हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और यही क्या बताता है, यही आपके वैलेंसी को भी बताता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या बताते हैं, वैलेंसी को बताते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फाइनली ये एलिमेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो वैलेंसी कितनी हो जाती है, ठीक है, तो वैलेंसी 1 2 3 0, एंड यहाँ 5 के केस में क्या हो जाएगी फिर भाई, 3 2 1 एंड 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये लूज कर देगा, यहाँ पे ये लूज कर देगा, यहाँ पे ये लूज कर देगा, यहाँ ना लूज करेगा ना गेन करेगा, शेयर करता है। और यहाँ पे क्या करता है, ये गेन करता है, और यहाँ पे क्या करता है, ये लूज करता है। तो एक चीज हमें क्या समझ में आ गई कि 1 2 3 ये क्या होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, और 3 2 1 ये क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। ये 0 नहीं होगा, 4 होगा। और ये कैसे हो जाएंगे, नोबल गैस हो गई, जिनका वैलेंसी 0 हो गया, नोबल गैस। और 4 कौन हो गया, आपका कार्बन हो गया, यानी कि जो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, और शेयरिंग कौन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई यदि लूज करना इजी है तो वो लूज कर देगा, और गेन करना इजी है तो वो गेन कर लेगा। और सीधी सी बात है, कम होंगे तो लूज कर देगा, ज्यादा होंगे तो वो गेन करना पसंद करेगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से अच्छा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि उतनी एनर्जी उसके अंदर क्या है, नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो वैलेंसी होती है, पूछ लिया जाता है सर डिटेल है क्या, हाँ जी बिल्कुल डिटेल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे यदि मैं ट्रेंड देखूं वैलेंसी का, तो पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने के बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां से ट्रेंड निकल के आ गया, और यही ट्रेंड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। यानी वैलेंसी के बारे में मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ना तो इंक्रीज ही होगी ना फिर डिक्रीज ही होगी, पहले इंक्रीज होगी और दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो, सो द वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 0 फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक जाने पे वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी,
और फिर उसके बाद 0 तक क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक विद रेस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी वो, है ना, इंक्रीज देन डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटालिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। चलिए इनके बारे में समझते हैं। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटालिक नेचर, reducing nature of element and basic nature of oxide all decrease from left to right। ठीक है, इस पॉइंट में हालांकि सारे लिख दिए हुए हैं लेकिन मैं एक एक करके इनको समझा देता हूं। देखो, सबसे जो कॉमन पूछा जाता है वो होता है एटॉमिक साइज। ठीक है, और एटॉमिक साइज एक होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, एक होता है टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होता है। ये बात सबको पता है, किसी को ऐसा तो नहीं लगता है कि इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे यदि हम सेम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने के पीछे की वजह क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, मान के चलो मैंने 3 एलिमेंट लिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर से लगने वाली फोर्स क्या होगी, उतनी ही होगी। भाई आपको पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे क्या होती है, लगती है। न्यूक्लियर फोर्स भी लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगती है ना। आपको पता है कि भाई अंदर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है। और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे फोर्स लग रही है एक, यानी कि ये एक साइड से ही इसको खींच रहा है, ये इसको 2 साइड से खींच रहा है, ये इसको 3 साइड से खींच रहा है। तो जैसे जैसे नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, तो नंबर के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो देखा ये जाता है कि सोडियम से मैग्नीशियम का साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। एल्यूमिनियम से सिलिकॉन का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का कितना हो गया, 14 हो गया, फास्फोरस का 15 हो गया, है ना, एंड आपका सल्फर का 16 हो गया, क्लोरीन का 17 हो गया। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सर मोर इलेक्ट्रॉन सर मोर इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन ना, नहीं नहीं नहीं, मोर इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन नहीं। यहां पे किसी भी चीज को एक साइड से खींच रहा था मैं, यहां पे मैंने 2 साइड से खींचने लगा, यहां पे मैं 3 साइड से खींचने लगा, है ना। मान के चलो कि कोई भी चीज है, ठीक है, अब मैं इसको एक साइड से खींच रहा हूं, एक साइड से खींच रहा हूं तो ये कम खींचेगी। मैं इसको दोनों साइड से खींच रहा हूं तो क्या हो जाएगा, खींचेगी।
तो कहने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ध्यान से समझो, स्टब बॉर्न, ठीक है, आप एक तो लेट आए हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा आउटर मोस्ट सेल में। तो ये कितना हो जाएगा, 281, 282, 283, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 और यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लेस अट्रैक्ट होगा, ये इससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ये और भी ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का 14 हो गया एटॉमिक नंबर, फास्फोरस 15 हो गया, ठीक है, तो वो और ज्यादा होगा। सल्फर 16 हो गया, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो, उसमें 5 तरीके से 6। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता चला जाएगा उतना ही क्या होगा, उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम नीचे जाने पे क्या होगा। अब नीचे जाने पे क्या होता है, जैसे मैं बात करूं लिथियम के बारे में, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, तो साइज क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधा सा है कि नीचे जाने पे सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। यहाँ पे सिर्फ के सेल है, यहाँ पे के साथ एल सेल भी आ गई, यहाँ पे के भी है, एल भी है और एम भी है। तो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा, और ये आपके सोडियम का हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा सा क्या होगा कि नीचे जाने पे क्या हो जाएगी, सेल बढ़ जाएगी, और सेल के बढ़ने से क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये लिथियम हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम हो गया। तो साइज क्या हो जाएगा, नीचे जाने पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब आता है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। जब कोई भी एलिमेंट क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है और वही उस पे चार्ज ऊपर आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सोडियम के बारे में, मैग्नीशियम और नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब आता है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। जब कोई भी एलिमेंट क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उस पे एक